जुनून कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल विरोधी कानून जो है वो क्यों बनाया गया, क्योंकि अक्सर हम लोग आजकल सुनते आ रहे हैं कि इस पार्टी से इतने लोग जो हैं वो इस दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी से उतने लोग दूसरी पार्टी में उस पार्टी में चले गए। ठीक है, उन सब चीज़ों से अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इस चीज़ से लेना देना है कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं हो रही हैं तो इस तरह की घटनाओं के लिए संविधान में या फिर कानून में क्या प्रावधान है वो हमें पढ़ना है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो है वो ये चीज़ बहुत ही हॉट टॉपिक्स है। जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान में अभी हुआ था, तो ये सब चीज़ें बहुत रेगुलर न्यूज़ में आ रही है, तो इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहले, जिससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको इंस्टाग्राम का, अगर आप राजस्थान जीके का जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप एक पेज है राजस्थान_करंट_जीके। ठीक है, राजस्थान_करंट_जीके इसका पेज का नाम है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर डेली राजस्थान जीके की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपलोड की जाती हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स या मेंस, किसी भी उसका जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो है वो ये दल बदल विरोधी कानून के बारे में जो आज बताया जा रहा है वो काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1985 में आया था। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कि निरहर्ता या डिफेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और उसके अपवाद क्या क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसको नियम बनाने की शक्ति, मतलब कोई किसी को अगर विधायक को या उसको सांसद को निरहर्ता, उसको निरर्हक घोषित कर दिया है, कौन घोषित कर सकता है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, मतलब ये भी इसी से रिलेटेड है। पहले 52वां हुआ, फिर 91 91वां हुआ। ये भी क्यों बनाया, इसके क्या क्या प्रोविजंस है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में इस संशोधन से, इस ये जो अधिनियम है उससे लाभ क्या हुए और इसकी आलोचनाएं क्या क्या है, इन सब चीजों को जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला टॉपिक लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। तो इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले क्या हुआ कि इस तरह का जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, पार्टियां इधर उधर हो रही थी, तो 1985 में गवर्नमेंट थी राजीव गांधी जी की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे जो है वो इन्होंने 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इन्होंने पास किया। इसके अंतर्गत क्या किया इन्होंने, एक तो संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के बाद में इन्होंने 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया है। वो 4 अनुच्छेद हैं 101, 102, ठीक है, और 190 और 191। ठीक है, ये चारों, इसमें से ये दोनों जो है वो संसद की सदस्यता से संबंधित है और निरहर्ता, संसद की सदस्यता और निरहर्ता से संबंधित है, और ये राज्य विधानमंडलों से, राज्य विधानमंडलों की सदस्यता और निरहर्ता से संबंधित है। ठीक है, तो ये है इसकी पृष्ठभूमि। अब हम लोग देखते हैं कि ये अधिनियम है क्या चीज। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोग देखें तो इसमें निरहर्ता जो है वो क्यों होती है। निरहर्ता, निरहर्ता को इंग्लिश में कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन को हम आजकल जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जा रहा है। इसका एक नॉर्मल शब्दों में इसको ये कहा जाता है डिफेक्शन। ठीक है, लेकिन असली शब्द है निरहर्ता या डिफेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, तो अगर कोई सांसद या विधायक जो है वो स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल को छोड़ता है, ठीक है, पहला तो ये। और दूसरा क्या है कि उसके निर्देशों का, इन निर्देशों को आजकल व्हिप कहा जाता है, व्हिप, उल्लंघन करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है। और इसके बाद, ये करने के बाद में, ये इतना है, ठीक है, ये करने के बाद में 15 दिन के अंदर क्षमादान वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये दोनों केसेस ऐसे हैं
जो किसी राजनीतिक दल का अगर सदस्य हो, इनके केस में ये दो केसेस ऐसे हैं, एक तो स्वेच्छा से वो राजनीतिक दल को छोड़ देता है अकेला बंदा, और दूसरा कि वो उनके निर्देशों का उल्लंघन करता है या मतदान में बिना पूर्व सूचना के, बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहता है, और 15 दिन में क्षमादान भी उसको उस राजनीतिक दल से नहीं मिलता है, तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, वो निरर्हक घोषित कर दिया जाता है। इसका ये शब्द है निरर्हक या डिफेक्टेड, उसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसी पार्टी से अगर वो चुन के आया है तो। अगर वो निर्दलीय सदस्य है या फिर अगर वो नाम निर्देशित सदस्य है तो क्या होगा? अगर वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है तो हमेशा निर्दलीय ही रहेगा, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो किसी भी राजनीतिक दल को जो है वो ज्वाइन करता है तो वो निरर्हक हो जाएगा। और अगर नाम निर्देशित है और वो 6 माह के बाद, मतलब उसका नाम निर्देशन हुआ, नॉमिनेटेड हुआ, उसके 6 माह के बाद अगर वो किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो वो निरर्हक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये इसकी आलोचना भी है कि इन दोनों में जो है वो आपने फर्क क्यों कर रखा है। तो ये हो गई निरर्हकता की के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से जो एक जो विधायक है या सांसद है वो निरर्हक होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपनी निरर्हकता की परिभाषाएं। अब हम देखते हैं कि उसके अपवाद क्या क्या हैं। अपवाद क्या क्या है? पहला अपवाद इसका है कि अगर 2/3 सदस्य, मतलब कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पार्टी जो है वो चुन के, उनके जो जितने भी सदस्य उसमें हैं, उस सदन में चुनाव चुन के आए हुए हैं, उनमें से अगर 2/3 सदस्य ये घोषित कर दें कि भाई हम लोग पूरे के पूरे जो है वो दूसरी पार्टी में मिल रहे हैं, तो उनको निरर्हक नहीं माना जाता है, उनकी निरर्हकता नहीं मानी जाती है, वो उनकी सदस्यता बरकरार रहती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अगर किसी भी पार्टी का कोई सदस्य जो है उसको पीठासीन अधिकारी के रूप में चुन लिया जाए तो भी वो निरर्हक नहीं माना जाता है। तो ये दो उसके अपवाद हैं, एक तो 2/3 सदस्य होने चाहिए जो कि मिल रहे हैं, और दूसरा कि अगर उसको पीठासीन अधिकारी मतलब लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या चेयरमैन, इसके रूप में उसको चुन लिया जाए तो भी उसको निरर्हक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये दो उसके अपवाद हो गए। अब हम लोग देखते हैं ये तो हो गया हमारे पास में कि भाई निरर्हकता होती क्या है, डिफेक्शन क्या होता है और किस तरीके से होता है, उसके अपवाद क्या होता है। अब देखते हैं कि कौन ये डिफेक्टेड बंदा है या नहीं है, उसका फैसला कौन करेगा। तो यहां पे देखते हैं फैसले की शक्ति या उसका अधिकार। उस सदन का जो भी अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं या विधानसभा अध्यक्ष, उसके पास में जो है वो फैसले की शक्ति होती है। वो जो फैसला करेगा कि अगर वो डिफेक्टेड है नहीं है, उसका फैसला फाइनल माना जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये जो अध्यक्ष जो फैसला करता है उसके लिए जो है वो उसको शिकायत प्राप्त होना जरूरी है। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत ही वो सुनवाई करता है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, जिस सदस्य के बारे में शिकायत की गई है, मतलब जिसके लिए फैसला लिया जा रहा है, उसको अपना पक्ष रखने का जो है अधिकार है, उसको अपने पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि अध्यक्ष अगर चाहे तो उसे उस सदन की विशेषाधिकार समिति को दे सकता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। और इसके अलावा क्या चीज है कि ये जो हमारा अध्यक्ष है, इसको
इसके फैसले लेने के संबंध में, मतलब ये डिफेक्शन लॉ के संबंध में जो है वो नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, ये नियम जो है वो फाइनल नहीं होते हैं, ये नियम बनने के बाद में उसको जो है वो 30 दिन तक उन नियमों को वो सदन के सामने रखता है। ठीक है, और ये जो सदन है 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर अंदर उस सदन जो है वो उसको स्वीकृत कर सकता है, उसको अस्वीकृत कर सकता है या उसमें सुधार कर सकता है। ये इनको जो है वो सदन को ये शक्ति होती है। तो ये नियम बनाने के अधिकार अध्यक्ष के पास होते हैं, लेकिन वो सदन के समक्ष उसको 30 दिन के अंदर रखना होता है। अभी इन सब चीजों के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, या सत्ता दल में अगर कोई विधायक या सांसद अगर दल परिवर्तन कर देता है तो उसका कोई भी तत्काल या फिर स्वयमेव प्रभाव नहीं होता है। तत्काल या स्वयमेव प्रभाव से क्या मतलब है कि जैसे अगर किसी ने दल बदला तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसको तुरंत ही निकाल दिया जाएगा, उसको ये सारी चीजें होंगी उसके बाद वो निकलेगा। और स्वयमेव प्रभाव मतलब अध्यक्ष खुद से उसको नहीं निकाल सकता है जब तक कि उसको उसकी शिकायत कोई प्राप्त ना हो। तो ये हो गया अपना फैसले का अधिकार। अब क्या था कि 1985 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि अध्यक्ष का जो फैसला है वो अंतिम फैसला रहेगा। मतलब इसको जो है वो किसी भी न्यायिक जो हमारी सदन है या न्यायिक जो भी बॉडीज है उसके अंदर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन एक फैसला आया था जिसका नाम थोड़ा अजीब सा है, किहोतो होलोहन। ठीक है, किहोतो होलोहन मामला आया था। यह आया था 1992 में, यह आपको ध्यान रखना है। 1992 में किहोतो होलोहन मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी थी इस मामले की, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया था कि अध्यक्ष का फैसला अंतिम नहीं है, इसको जो है वो न्यायिक जो हमारे सदन है उसके अंदर इसको चुनौती दी जा सकती है, न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बनाया था वो हो गया। अभी क्या हुआ कि ये जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसके जो है वो कुछ ज्यादा खास रिजल्ट नहीं आए, कुछ मतलब इसने जो है वो दल परिवर्तन पे इतना ज्यादा जो है वो लगाम नहीं लगा पाया। तो ये इसके लिए इसके बाद में आया 51वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये आया था 2003 में। ठीक है, 2003 में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। इस अधिनियम ने क्या बोला कि इस मतलब सबसे पहले तो हम लोग इसकी भी पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सबसे पहले तो ये बड़े पैमाने पर अगर दल बदल है तो उसको वैलिड करार देता है। जो पुराना नियम जो था वो अगर बड़े पैमाने मतलब 2/3 सदस्य अगर एक दल से दूसरी दल में जा रहे हैं पहले इसमें, तो वो उसको जो है वो दल बदल को वैलिड करार दे रहा है। दूसरा चीज क्या हो गया कि अस्थिरता, सरकार को जो है वो ये अस्थिर करता है, और उसके बाद में जो सरकार अभी वर्तमान में उसको अस्थिर करता है, बाद में चुनाव होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद में क्या कुछ कमिटीज आई जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। एक हुई थी दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, इसको चुनाव सुधार समिति भी कहा गया था 1990 में। इन्होंने क्या बोला कि ये जो दल बदल विरोधी कानून है उसके अंदर जो छूट का प्रावधान है उस छूट के प्रावधान को हटा देना चाहिए। अयोग्यता से जो छूट है 2/3 सदस्य इधर से इधर हो जाए तो छूट हो जाती है, उसके प्रावधान को इनको हटा देना चाहिए। इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। एक और चीज है अपनी NCRWC। ठीक है, इसका नाम है संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑन रिफॉर्म ऑफ इन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की कार्यप्रणाली
की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित हुआ था। इसने क्या बोला, इसने पहले तो ये बोला कि इसके दो थे, एक तो अगर दल बदल कोई करता है तो उसको दंडित करना चाहिए कि उसको कोई भी लाभ का पद नहीं देना चाहिए, और दूसरा कि मंत्रियों की जो संख्या है वो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और तीसरा इन्होंने ये भी बोला था कि छूट का प्रावधान समाप्त हो जाना चाहिए, अयोग्यता में छूट का प्रावधान। ये तो इन दोनों ने बोला था, ये इसने भी बोला था। और अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई मंत्री दल बदल करता है तो उसको जो है वो आगे कोई मंत्री का पद देना या किसी भी लाभ के पद से छूट नहीं देनी चाहिए और उसको दंडित करना चाहिए। और दूसरा कि मंत्रिपरिषद की जो बहुत बड़ी बड़ी, सबको जो है वो कोई ना कोई मंत्री पद पहले दे दिए जाते थे, उसकी जो संख्या है उसको लिमिटेड रखना चाहिए। 10% सदन की कुल संख्या जो है सदस्यों की, उसका 10% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होनी चाहिए, ये बोला था एनसीआरडब्ल्यूसी ने। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमारा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया, और उसने क्या बोला, उसने 2 अनुच्छेद जो है वो लागू किए। एक तो था अनुच्छेद 75 या 75, वो क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद संसद में, ठीक है, संसद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को मिलाकर के कुल संख्या जो है वो उसकी संसद की कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से कम रहनी चाहिए। और एक अनुच्छेद आया था अपना 164, ये क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, इनकी संख्या भी जो है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु न्यूनतम 12 मंत्री उसमें होने चाहिए। ये इन्होंने क्यों बोला, यहां पे ये नहीं था और यहां पे ये क्यों था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, उनकी कुल सदस्यों की संख्या ही बहुत कम है, तो उसका 15% तो 3, 4 या 5 होता है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि न्यूनतम 12 आप रख सकते हो। और इन दोनों में एक प्रावधान यह भी था कि अगर कोई निरर्हक सदस्य है, उस निरर्हक सदस्य को किसी भी प्रकार का कोई मंत्री पद या सार्वजनिक लाभ का पद उसे नहीं दिया जाना चाहिए। ये दोनों जो है वो, ये प्रावधान इन दोनों में था, और ये उनके टोटल इसका प्रावधान था, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको लागू किया। साथ ही इन्होंने क्या बोला, 1985 का जो अधिनियम था 52वां संशोधन, उसमें एक और प्रावधान था कि अगर 1/3 सदस्य दल को तोड़ करके, उस पार्टी को तोड़ करके अगर दूसरे में शामिल होते हैं तो उनको जो है वो निरर्हक नहीं माना जाएगा। वो प्रावधान इसमें खत्म हो गया। अभी सिर्फ पार्टी को तोड़ने का प्रावधान नहीं है, एक दूसरी पार्टी में मर्जिंग का प्रावधान है, मतलब मिलने का प्रावधान है, वो भी 2/3 सदस्यों का, ठीक है, वर्तमान में। तो ये हो गया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके बाद भी हम लोग अगर देखें तो इसके जो है वो कुछ लाभ हैं। इस दल बदल विरोधी कानून के कुछ लाभ हैं। उसमें सबसे पहला लाभ तो क्या है कि राजनीतिक संस्था जो है उसमें उच्च स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा कि पुनर्समूहन की जो है वो ये सुविधा प्रदान करता है। पुनर्समूहन का मतलब क्या है कि अगर पार्टियां टूट जाती हैं तो उसके बाद में नए ग्रुप्स बनाने की ये सुविधा हमको प्रदान कर रहा है। तीसरा क्या है, राजनीतिक लेवल पर जो है वो भ्रष्टाचार में जो है वो उसको कम करता है ये। और चौथा क्या है कि राजनीतिक जो दल हैं उनको पहचान प्रदान करता है, मतलब राजनीतिक दलों में एक स्थिरता आ जाती है, उनको एक आइडेंटिटी, उनको एक पहचान देता है कि भाई हाँ मैं इस दल का हूं, उस दल से जो है वो छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, इसलिए राजनीतिक दलों को एक पहचान मिलती है। तो ये उसके छोटे मोटे लाभ हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो कानून है
इसकी आलोचना क्या है? इसकी आलोचना क्या क्या की गई है? सबसे पहला तो क्या है कि भाई ये असहमति या फिर सदविवेक, इसको ये खत्म कर देता है। मतलब अगर असहमति का जो अधिकार है, अब मैं किसी भी चीज से, अगर मैं किसी अपनी पार्टी की किसी चीज से सहमत नहीं हूं तो मैं उससे असहमति अकेला नहीं जता सकता। और मेरा सदविवेक, मतलब अगर मुझे अंदर से अगर कुछ आ रहा है कि भाई मुझे जो है वो इन सब चीजों का हिस्सा नहीं बनना है, तो इन दोनों चीजों के अधिकार को ये खत्म कर देता है। पार्टी का जो दबाव है वो उनके जो सदस्य हैं उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा बना देता है ये। दूसरा क्या है इसका कि जो निर्दलीय हैं और नाम निर्देशित हैं उसमें अंतर को जो है वो ये स्पष्ट नहीं कर पाया। निर्दलीय सदस्य अगर किसी भी पार्टी का सदस्य दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो वो तुरंत ही उसको निरर्हक साबित कर दिया जाता है। लेकिन नाम निर्देशित सदस्य जो है वो नामांकन होने के बाद के 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। 6 महीने बाद में अगर ज्वाइन करता है तो वो निरर्हक साबित होता है। तो ये अंतर जो है उसको ये स्पष्ट नहीं कर पाए। तीसरा क्या है कि अगर कोई विधायक या सांसद जो है वो सदन के बाहर अगर कोई कृत्य करता है, सदन के इतर अगर कोई बुरा काम करता है या कुकृत्य करता है, तो उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अगर कोई व्यक्तिगत रूप से दल बदल करता है और एक समूह में दल बदल हो रहा है तो उसमें जो है वो ये भेदभाव करता है। तो इससे क्या होगा कि बड़े लेवल पे दल बदल को जो है वो इसने ये कानूनी रूप प्रदान कर देता है कि भाई हाँ, अगर तुम बड़े लेवल पे दल बदल कर रहे हो तो ओके, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम अकेले दल बदल कर रहे हो तो हमको दिक्कत है। तो ये भेदभाव है, इसको ये इसकी एक आलोचना है। और पांचवा क्या है कि जो फैसले का अधिकार है वो किसके पास है? स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के अध्यक्ष के पास में है। तो ये जो स्पीकर के पास में है इसकी आलोचना इस तरह से की गई कि जो हमारा लोकसभा स्पीकर होता है वो किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया इसकी राजनीतिक बाध्यताएं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि इसको विधिक की कमी है। तो अगर फैसले का अधिकार स्पीकर को दे रखा है, स्पीकर के पास विधिक ज्ञान और अनुभव की कमी है, पहला तो उसको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं, वो तो सिर्फ एक पार्टी का सदस्य होता है। और दूसरा कि राजनीतिक बाध्यता होती है उसके अंदर कि उसके विचार जो है वो किसी एक पार्टी की तरफ झुके हुए रहते हैं। तो इसमें हम लोग इसमें ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये भेदभावपूर्ण फैसले नहीं लिए जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लग रहा है तो उसे आप प्लीज लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगर आप यूपीएससी, आरपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्री और मेंस के लिए इस टॉपिक पे इतना पढ़ना काफी है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।